आज आपको एक नई जगह दिखाते हैं। ये भी टावर ब्रिज के बिल्कुल पास है और ये पहली दफ़ा हमने जब दरियाफ्त की थी तो यहाँ पर एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। बॉबी देओल इसके हीरो थे और फिल्म का नाम था स्लो। काफ़ी सारा अमला उनका इकट्ठा था जो कि उनका इंतज़ार कर रहा था। फिर जब वो इधर आए तो एक छोटा सा शॉट उन्होंने लिया और उसके बाद पैकअप हो गया। और वो था एक ब्रिज इधर इस तरफ दाईं तरफ मेरे एक छोटा सा ब्रिज था, उसके ऊपर उन्होंने चलना था हीरोइन के साथ। और वो ब्रिज जब इन्होंने बंद ही कर दिया है, वो फोल्डिंग ब्रिज था कि जब जहाज़ ने गुजरना होता था तो वो उसको फोल्ड कर लेते थे और उसके बाद लगा देते हैं। लेकिन अब मैं काफ़ी दिनों से जब भी आती हूँ तो वो ब्रिज बंद है, बल्कि वो आपको सामने कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये टूरिस्ट हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं और उनका गाइड उनको यहाँ तक लेके आया, लेकिन चूँकि वो ब्रिज बंद था तो वो उनको वापस लेके जा रहा है। और इस तरह से सुबह से काफ़ी सारे काफ़िले मैं देख चुकी हूँ कि वो टूरिस्ट उनको लेके आता है, इस जगह के बारे में बताता है, वो वहाँ खड़े होके मायूस होते हैं कि ये तो ब्रिज बंद है और फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो ये सारे जहाज़ जो यहाँ लंगर अंदाज हैं ये दरिया टेम्स के हैं। इधर साथ ही दरिया बह रहा है और ये जो पानी है ये भी उसी का है। तो ये जो फालतू जहाज़ हैं वो यहाँ आराम करते हैं और जब इनका टाइम आता है तो ये भी जाके उस पानी में शामिल हो जाते हैं, अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। तो यहाँ मैं भी आराम कर रही हूँ और मेरे साथ साथ ही सारे बैरी बेड़े ने कह लें, बादबानी कश्तियाँ कह लें, छोटे छोटे स्टीमर कह लें, जहाज़ कह लें, समुद्री जहाज़ या बैरी जहाज़, तो ये सारे यहाँ पे खड़े हैं। और इनको देखते हुए मुझे वो सान्या जिस पे मेरा दिल आजकल बहुत दुख रहा है वो याद आ रहा है, जो यूनान में कश्ती डुबोई गई। और ज़ाहिर है हादसे ऐसे ही तो नहीं होते, कोई ना कोई उसके पीछे उसका वजूहत होती हैं। यूनान वाले नहीं चाहते कि लोग इलीगल उनकी सरहदों में दाखिल हों, तो उन्होंने अपने गार्ड्स को कहा होता है कि इस तरह का कोई जहाज़ कोई किश्ती नज़र आए तो उनकी आपने मदद नहीं करनी। और इसीलिए वो 7 घंटे तक वहाँ वो खड़ा रहा पानी में जहाज़, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। और वो जिसमें 750 लोग थे, शायद उसकी कैपेसिटी जो थी वो 300-400 लोगों की होगी, लेकिन जालिम जो कमाइयाँ करते हैं, जो लोग इंसानी स्मगलिंग करते हैं और जो सिर्फ पैसा जिनके लिए सब कुछ है, इंसानी जाने कुछ भी नहीं है, तो वो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि वो कैसे ले जा रहे हैं। और लोगों की मजबूरियाँ हैं। बहुत सारे गरीब मुल्क, हमारे मुल्क जैसे पाकिस्तान जैसे, जहाँ के रोज़गार कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। दरअसल वहाँ ना कोई तरबियत है, ना ट्रेनिंग है, ना तालीम है। तो लोग क्या करें? जब एक बच्चा जवान होता है और उसको चले माँ बाप तालीम भी दिला देते हैं, लेकिन पहले तो उसे पता ही नहीं होता कि उसने पढ़ना क्या है। और जब वो तालीम हासिल कर लेता है, पढ़ता है अपनी मर्ज़ी से ही या ऐसे ही जिस चीज़ में नंबर आ गए चलो जी उसी में दाखिला ले लिया, यानी शुरू से नहीं पता कि उसने करना क्या है, उसने बनना क्या है, उसने किस तरफ जाना है। वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कहते तो हैं माँ बाप, लेकिन ये नहीं देखते कि उसका रुझान भी है कि नहीं है, मतलब वो डॉक्टर बनना भी चाहता है कि नहीं चाहता। मैं बचपन में मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, जबकि मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। और मुझे साइंस बहुत बुरी लगती थी, मुझे हिसाब किताब बहुत बुरा लगता था। और मुझे शुरू में ही जिस क्लास में डांट पड़ती थी वो हिसाब का होती थी। मुझे अलजबरा, ज्योमेट्री, हिसाब, काउंटिंग कभी भी नहीं आई और अभी भी नहीं आती। अब भी मैं दुकानदारों को ज़्यादा पैसे दे के आ जाती हूँ, बल्कि कई जो अच्छे वाले होते हैं वो तो कह के वापस कर देते हैं कि जी बाजी आपने ये ज़्यादा दे दिए पैसे हमें। लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं कि जो उनको रख भी लेते होंगे। मैं किसी के बारे में नहीं कह सकती, हो सकता है सारे ही ईमानदार हों और वो सही काउंटिंग करते हो। बहरहाल, तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं वो कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, वो कुछ बन नहीं सकते और उनके पास ना तो वसाइल होते हैं, ना उन्हें पता होता है क्या करना है। और फिर मुल्क के हालात ऐसे होते हैं जहाँ उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। ज़ाहिर है लोड शेडिंग है, गैस की
में भी लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की भी हो रही है, और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, हर चीज़ जो है उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। तो फिर वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि माँ बाप के हमारी जुदाई बर्दाश्त कर ले कुछ अरसे के लिए। और कुछ लोग उन्हें सपने दिखाने वाले भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, 20-25 लाख रुपया इकट्ठा कर लो तो फिर तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जो कि जन्नत है, जहाँ पे ना कभी बिजली जाती है, ना कभी कोई हर चीज़ जो है उसकी फरावानी है, और वहाँ जाते ही तुम्हें रोज़गार मिल जाएगा और इतना मिलेगा कि तुम अपने माँ बाप बहन भाइयों को भी पाल सकोगे, पीछे घर वालों को दे सकोगे और अपने वतन में पैसे भेज सकोगे। हालांकि इतना भी आसान नहीं होता परदेश में रहना, और इतनी आसानी से हर बंदे को जॉब भी नहीं मिलती है। यहाँ भी नसीब और मुकद्दर हर इंसान अपने साथ लेके आता है, और जितनी उसने मेहनत की होती है, ये जितनी आकर मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको गुड़ मिलता है। बहरहाल, लेकिन जो सहूलतें हर इंसान को मिल जाती हैं वो ये है कि बिजली है, जी हाँ वो तो है, और ठंडा गर्म पानी है वो भी है। मतलब जो चीज़ें इंसानी ज़रूरियात की हैं वो है। और आप जब खाना लेते हो जाके तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती, दूध आप खालिस दूध पीते हो, सब्जियां होती है तो वो ऑर्गेनिक होती है। मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे सही मिलती है, और जिस पे हलाल लिखा होता है कि जिस गोश्त पे वो हलाल ही होता है। ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह आप हलाल समझ के खा रहे हैं और मुसलमान आपके भाई जो है वो आपको गधे और कुत्ते का गोश्त खिला रहे हैं, और वो जो शवारमे हैं और बर्गर हैं उनमें वो चूहे डाल के दे रहे हैं। इस तरह की यहाँ कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कानून मजबूत है, कानून के हाथ जो हैं वो ताकतवर हैं, और कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने क्यों ये पकड़ा, ये गलत पकड़ा है, क्योंकि वो रिश्वत नहीं लेते, वो छोड़ते नहीं है। वो अगर देखते हैं कोई गिल्टी है तो उसको पकड़ते हैं, और वो यहाँ उस तरह की साजिशें भी नहीं की जाती कि काम किसी का और डाल किसी और पे दिया जाए, ऐसा भी हरगिज़ नहीं होता। तो मैं बहुत दुखी हूँ उन लोगों के लिए जिनके बच्चे मर गए हैं, या जिनके बच्चों की अभी तक इतला नहीं आई, गुम हो चुके हैं, या जो लोग अभी तक पानी में गुम है, या वहाँ के हिरासत में हैं, या कहाँ हैं। बहरहाल, जो इंसानी स्मगलर हैं वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। उन्होंने भी ये कारोबार जो है अपनी मर्ज़ी से ज़ाहिर है शुरू किया होगा, लेकिन अगर वो पैसे लेते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी जान और उनकी हिफाजत जो है उन्होंने बराबर उस मंजिल तक पहुंचाना जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल होता है। लेकिन इल्लीगल काम तो वो करते हैं, ज़ाहिर है उसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम अपने पाकिस्तान को ऐसा क्यों नहीं बनाते कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। एक तो इतनी खुशहाली हो कि कोई बाहर ना जाए, क्या खुशहाली पे जो है वो सिर्फ हुक्मरान तबके का हक़ है, सिर्फ उन लोगों का हक़ है कि जो हम पे बरसा बरस हुकूमत करे जा रहे हैं, उनके बच्चे ऐश करते हैं, उनके वो लाखों के जूते पहनते हैं और करोड़ों की घड़ियाँ लगाते हैं। क्या ये उन्हीं का हक़ है सिर्फ पाकिस्तान में रहने का और ऐश करने का? क्या आम इंसान जो है उसको कभी ये सहूलत मुयसर नहीं आएगी कि वो पेट भर कर खाना खा सके, उसको बिजली हो, छत हो, रोज़गार हो उसके पास, उसको सेहत के का मसला जब हो तो उसके लिए इलाज जो है वो भी उसको मिले। नहीं, इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें उन्हें मुयसर कब आएंगी? और इन चीज़ों पे दिल दुखता है। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान जब इतना खुशहाल क्यों नहीं हो जाता कि जब हम जापान की तरह या किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह, जापान भी तो बिल्कुल तबाह हो गया था दूसरी जंग अज़ीम में, और उसके बाद उन्होंने खुद को खुद संभाला है और बनाया है, मजबूत बनाया है। ऐसा हम क्यों नहीं कर सके? तो और हमारा पासपोर्ट ऐसा हो कि हमें वीज़ा लेना ही ना पड़े, और अगर लेना भी पड़े तो इज़्ज़त से जाएं। हम जब तक मेरे पास नीले रंग का पासपोर्ट था, मैं बड़े फ़ख्र से हर एयरपोर्ट पे उतरती थी, और मुझे पता है कि उस वक्त अपने एयरपोर्ट पर भी इज़्ज़त होती थी। वो समझते थे शायद ये कोई बड़े मुल्क का पासपोर्ट है, हालांकि वो एक आम पाकिस्तान के पासपोर्ट था, लेकिन वो उसका रंग फ़र्क था। तो लेकिन